हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, उसका नाम है अस्तन ग्रंथियाँ। तो अस्तन ग्रंथियों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जितने भी अस्तनधारी के जीव हैं, अस्तनधारी जीव, उन सब के अंदर अस्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यानी हमारा जब हम फाइलम पढ़ते हैं तो फाइलम में आता है क्लास, तो हमारा एक क्लास आता है क्लास मैमेलिया। तो अगर हम बात करें अस्तनधारी जीवों की तो इनका प्रमुख लक्षण ही है अस्तन ग्रंथियों का पाया जाना। यानी वे सारे जीव जिनमें अस्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको हम अस्तनधारी जीव कहते हैं। अब मनुष्य पूरे के पूरे अस्तनधारी जीवों का सबसे उच्च कोटि में आने वाला प्राणी है। तो हम लोग मनुष्य के अस्तन ग्रंथियों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। अब बच्चे एक टर्म में यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास में जब हम पूछते हैं। अगर हम बात करें अस्तनधारी ग्रंथियाँ अस्तन ग्रंथियाँ नर में पाई जाती हैं या मादाओं में, तो अधिकांश बच्चों का जवाब होता है मादाओं में। लेकिन आप लोग याद रखना, जो अस्तन ग्रंथियाँ होती हैं ये नर में भी पाई जाती हैं और मादा में भी पाई जाती हैं। बस अंतर इतना है, नर में जो अस्तन ग्रंथियाँ हैं ये निष्क्रिय होती हैं, जबकि मादाओं में जो अस्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो सक्रिय होती हैं। तो सक्रिय मादा ग्रंथियां मतलब जिनसे दुग्ध का श्रावण होता है, और निष्क्रिय मादा ग्रंथियां जिनमें दुग्ध का श्रावण नहीं होता है। तो याद रखना, जितने भी अस्तनधारी जीव हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा, दोनों में अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बस नर में इनएक्टिव होती हैं, असक्रिय होती हैं, जबकि मादाओं में सक्रिय होती हैं। तो ये इतना टर्म आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हमारी यानी मनुष्य में अगर हम अस्तन ग्रंथियों की बात करें तो मनुष्य में एक जोड़ी अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं? एक जोड़ी, जिसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। एक जोड़ी अस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ये जो अस्तन ग्रंथियां होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं? तो बेटा जी, अस्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं। एक को नाम दे देते हैं ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, और दूसरा हमारा होता है वसा, जिसको फैट कहते हैं, वसा। अब ग्रंथिल ऊतक को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ये जो ग्रंथिल ऊतक होता है ये छोटी छोटी पालियों में बटा होता है। अब ये जो छोटी छोटी पालियां होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं अस्तनपाली। अस्तनपाली की जो संख्या होती है ये 15 से 20 की संख्या में होती है। और इन अस्तनपाली के अंदर जब हम देखते हैं तो एकदम कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, और कोशिकाओं के गुच्छे को हम नाम दे देते हैं कूपिका। इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों जरूर याद रखना है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई अगर नाम देखेंगे तो ये आप फेफड़े में भी पाएंगे। फेफड़े वाला एल्वियोलाई अलग है जिसमें वायु भरा रहता है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। यहाँ पर कूपिका की इंग्लिश है एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई की कोशिकाएं होती हैं यही दुग्ध का श्रावण करती हैं, दुग्ध का श्रावण और संग्रहण दोनों करती हैं। तो इतना पॉइंट याद रखना है ग्रंथिल ऊतक में। क्या क्या हमारी जो अस्तन ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथिल ऊतक और वसा से मिलकर बनी होती हैं। जो ग्रंथिल ऊतक होता है ये छोटे छोटे पालियों से मिलकर बना होता है, या छोटे छोटे पालियों में विभाजित होता है, जिसे हम नाम दे देते हैं अस्तनपाली। इसकी संख्या होती है 15 से 20। अस्तनपाली में कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं कूपिका। और ये जो कूपिकाएँ होती हैं इनसे दुग्ध का श्रावण होता है। अब बात करें वसा की, तो बेटा जी वसा का अमाउंट अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, या दूसरे शब्दों में कहें वसा का अमाउंट ही डिसाइड करता है अस्तन ग्रंथि बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। तो अस्तन ग्रंथियों का जो साइज होता है अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग, किसी में बड़ा किसी में छोटा, वो कौन डिसाइड करता है? उसमें प्रेजेंट वसा कितनी मात्रा में है।
अब इसकी थोड़ी सी हम लोग संरचना में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम स्तन ग्रंथि की संरचना आपसे बना दें। ये हमारी हो गई स्तन ग्रंथि। बहुत बड़ा नहीं, ये हो गई। मान लेते हैं एक स्तन ग्रंथि है। अब इस स्तन ग्रंथि में अगर हम बात करें तो किनारों पर आप देखेंगे विभिन्न मात्रा में वसा रहता है। किनारों पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या रहता है, वसा रहता है। अब वसा की मात्रा हमने पहले ये भी बताया अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। ऐसे ही इधर भी हम देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वसा, लेकिन ये जो बीच की पूरी संरचना होती है ये हमारा होता है ग्रंथिलूतक। अब ग्रंथिलूतक हमने कहा तो छोटे छोटे, यानी हम कह सकते हैं 15 से 20 छोटे छोटे पालियों में बटा होता है, जिसे नाम दे देते हैं स्तन पाली। तो आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी, इस तरह की। ऐसे तो ये हमारी छोटी छोटी पालियां हो जाती हैं। इनको हम नाम दे देते हैं क्या, स्तन पाली। स्तन पालियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 से 20। अब इन स्तन पालियों के अंदर जब हम देखते हैं तो कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, यानी इस तरह से ऐसे पूरी की पूरी कोशिकाओं का ऐसे गुच्छा भरा रहता है। इन्हीं कोशिकाओं के गुच्छे को हम नाम क्या दे देते हैं, कूपिका। कूपिका। यही जो कूपिकाएं होती हैं इन्हीं की कोशिकाएं दुग्ध का स्रावण करती हैं। तो वही मैंने लिखा है, जो कूपिकाओं की कोशिकाएं होती हैं वही दुग्ध का स्रावण करती हैं, और इन्हीं के गुहा के अंदर दुग्ध का संग्रहण यानी स्टोरेज भी हो जाता है। तो इतना टर्म आपको याद रखना है किसमें, स्तन ग्रंथि में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध बाहर कैसे आता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें, ये हमारी है कूपिका, एक मिनट, ये हमारी है क्या, कूपिका। तो आप देखें ये कूपिकाओं से जो नली निकल रही है इसे हम कहते हैं स्तन नलिकाएं। स्तन नलिकाएं। अब अगर इन स्तन नलिकाओं की बात करें तो ये स्तन नलिकाएं आती हैं तो आपस में मिल जाती हैं, ऐसे आपस में, ऐसे ही यहाँ भी रहेगी। तो जब स्तन नलिकाएं आपस में मिल करके बाहर निकलती हैं तो इन्हें हम नाम दे देते हैं स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी। अब एक स्तन वाहिनी यहाँ से निकला, दूसरी स्तन वाहिनी यहाँ से निकलेगी, तीसरी स्तन वाहिनी यहाँ से निकलेगी। अब ये स्तन वाहिनियाँ आपस में जुड़ती जा रही हैं, और जब स्तन वाहिनियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तब हमारा बनता है स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिका। ये स्तन तुम्बिकाएं आकर के बाहर की तरफ, बहुत सारी स्तन तुम्बिकाएं आकर के बाहर की तरफ खुलती हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी। इतना नाम आपको याद रखना है। देखो बेटा, अगर हम कहें दुग्ध किधर से किधर जाता है तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, हमारी जो कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाएं, इनसे दुग्ध का स्रावण और संग्रहण होता है। जब कूपिकाओं से दुग्ध निकलता है तो वो हमारा जाता है स्तन नलिकाओं में। जब स्तन नलिकाओं यानी स्तन नलिकाएं आपस में मिलती हैं तो स्तन नलिकाएं आपस में मिल करके स्तन वाहिनी बना देती हैं। स्तन वाहिनियां आगे चल करके आपस में मिल रही हैं तो वो स्तन तुम्बिका बना दे रही हैं। स्तन तुम्बिकाएं आपस में मिल करके बाहर की तरफ आ रही हैं तो ये हमारा दुग्ध वाहिनी का निर्माण कर दे रही हैं, और दुग्ध वाहिनी से दुग्ध बाहर आ जाता है।
तो ये जरूर याद रखिएगा, सीक्वेंस आपसे पूछ लेता है। जो दूध निकलता है वो किस रास्ते से बाहर आता है, तो आप क्या कहेंगे, कूपिकाओं से दूध निकलता है तो अस्तन नलिकाओं में आता है, अस्तन नलिकाओं से अस्तन वाहिनी, अस्तन वाहिनी से अस्तन तुम्बिका, और अस्तन तुम्बिका से दुग्ध वाहिनी, और दुग्ध वाहिनी से दूध बाहर आता है। तो ये सीक्वेंस जरूर आप याद रखिएगा, इतना जरूर याद रखिएगा। तो हमको स्तन ग्रंथियों में इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इसकी बात की अगर हम बात करें तो यानी अगले लेक्चर में बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन, और युग्मक जनन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं युग्मक जनन। थैंक यू।